अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी तक हमने सॉलिड स्टेट वन में स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिस्टल्स जो हैं उनके साथ डील किया और हमने इसमें इलेक्ट्रॉन्स की इफ़ेक्ट्स को इग्नोर किया। हमने यह अज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक न्यूक्लियस के साथ एटम के न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं, यानी हर इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होता है। ये इंसुलेटर्स के लिए ऐसा वैलिड भी है, लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर्स और मेटल्स की बात करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं तो हमें उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के, यानी हर एटम के इलेक्ट्रॉन्स के भी अंदर जो बिहेवियर जो है इलेक्ट्रॉन्स का, उसे भी कंसिडर करना होगा। अब से हम जो भी टॉपिक सॉलिड स्टेट टू में पढ़ेंगे उनमें हम अपना मेन फोकस रखेंगे इलेक्ट्रॉन्स की नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस पे और इलेक्ट्रॉन्स के रोल में, और हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिसाइडिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मेटल। तो इसमें इस सिलसिले में बहुत सी नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस के लिए बहुत सी थेरीज़ दी गई, और उन थेरीज़ में सबसे पहली जो थेरी दी गई वो थी फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। आज का हमारा टॉपिक जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल से मुतल्लिक है। The free electron model. A free electron model is the simplest way to represent the electronic structure of metals, although the free electron model is a great oversimplification of the reality. Surprisingly, in many cases, it works pretty well. जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन फिर भी ये बहुत सी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करने में अहम है। The outstanding properties of metals are their high electrical and thermal conductivities. Metals की जो properties दूसरे materials से different हैं, या कुछ आप कहना चाहिए prominent हैं, उनमें एक तो आ जाती है उनकी high electrical conductivity और दूसरा आ जाती है उनकी high thermal conductivities। अगर हम insulators और semiconductors की बात करें तो उनके in comparison to that आप देखेंगे कि metals में ये दोनों चीज़ें जो हैं वो high होती हैं। After the discovery of electrons, Drude and Lorentz attempted to explain these properties on the basis of free electron model. और इन properties की explanation के लिए Drude and Lorentz ने सबसे पहले कोशिश की, और ये कोशिश उन्होंने electrons की discovery के फ़ौरन बाद से शुरू कर दी। The Drude model of electrical conduction was proposed in 1900 by Paul Drude. The model was extended in 1905 by Lorentz, and hence it is known as Drude-Lorentz model, and it is a classical model. The free electron model. अब हम देखेंगे कि ड्रूडे एंड लॉरेंट्स ने जो मॉडल पेश किया इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस के बारे में इनसाइड अ क्रिस्टल, उसकी बेसिक अजम्पशन क्या है। उनके अजम्पशंस जो हैं उसमें सबसे पहले है अ मेटल कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव मेटल आयंस। मेटल में पॉजिटिव मेटल आयंस होते हैं हुज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव बिटवीन द आयंस एज इफ दे कॉन्स्टिट्यूट एज एन इलेक्ट्रॉन गैस। हम फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल को इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी कहते हैं, और उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, और वो फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडमली पॉजिटिव आयंस के इर्द गिर्द मूव करते हैं, बिल्कुल उस तरह से कि जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडमली मूव करते हैं। इसी रिजेम्बलेंस में हम फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल को इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी कहते हैं। The crystal is held together by electrostatic forces of attraction between positively charged ions and negatively charged electrons. फिर दूसरी बात वो ये करते हैं कि क्रिस्टल जो है उसमें पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको आप कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। द म्यूचुअल रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इज इग्नोर्ड। यहाँ पे वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, चूँकि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, इन दोनों के दरमियान फासला काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन तक की जो रिपल्शन है उसको वो बहुत ही माइनर होती है, जिसे आप इग्नोर कर सकते हैं।
द पोटेंशियल फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव आयंस इज कम्प्लीटली यूनिफॉर्म। वो पोटेंशियल फील्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं, वो पोटेंशियल फील्ड जो है वो किसकी वजह से है, वो पॉजिटिव आयंस की वजह से है। यानी अट्रैक्टिव पोटेंशियल फील्ड होगा हर आयन के इर्द गिर्द जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक आयन से दूसरे आयन तक मूव करते हैं, और वो जो पोटेंशियल फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूनिफॉर्म है, so that electrons can move from place to place in crystal without any change their energy। अब चूँकि पोटेंशियल फील्ड में चेंज नहीं आ रहा, इसलिए इलेक्ट्रॉन जब अपनी पोजीशन चेंज करेगा पोटेंशियल फील्ड में तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। They collide occasionally with atoms, and at any given temperature their velocities could be determined according to Maxwell-Boltzmann distribution law। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम से ओकेजनली कलाइड कर जाते हैं, टकरा जाते हैं, और किसी भी ख़ास टेम्परेचर पे उनकी वेलोसिटीज़ जो है उनको आप डिटरमिन कर सकते हैं। और उनकी इस फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में ये कंसिडर किया गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज़ फाइंड करनी है तो उसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यूज़ करेंगे वो होगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बिल्कुल गैसेस की तरह, जैसे गैसेस के लिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब आप उनकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करते हैं, और वहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स को अब जो है उसके लिए हम क्लासिकल लॉ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ अप्लाई करते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो अप्लाई किया गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे भी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक फिगर है, फिगर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स शो किए हैं रेड से, और ये पॉजिटिव आयंस हैं, इनके इर्द गिर्द ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको नज़र आ रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पॉजिटिव आयन से दूसरे पॉजिटिव आयन तक जब मूव करते हैं तो इस चीज़ को कहा गया है कि वो एक यूनिफॉर्म पोटेंशियल में मूव कर रहे होते हैं। अब वो यूनिफॉर्म पोटेंशियल किस तरह से होगा कि सपोज़ आप ये देखें कि एक पॉजिटिव आयन से दूसरे पॉजिटिव आयन तक जब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो जब पिछले वाले पॉजिटिव आयन से उसका डिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहा है तो आगे वाले पॉजिटिव आयन से उसका डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, यानी यहाँ से इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ से डिक्रीज़ कर रहा है। तो पोटेंशियल ओवरऑल जो टोटल पोटेंशियल है वो दैट इज़ ड्यू टू दिस आयन एंड दिस आयन, इट इज़ इक्वल्स टू द सम ऑफ पोटेंशियल्स ड्यू टू दिस आयन एंड ड्यू टू दिस आयन। तो सम जो है वो सेम रहेगा एट एवरी पॉइंट। इस चीज़ को हम यूनिफॉर्म पोटेंशियल फील्ड कहते हैं। जी, इस मॉडल में कुछ सक्सेसेस थी इस मॉडल की और फेलियर्स भी थे। इसको हम ऐसे ही कह सकते हैं कि चूँकि ये क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है तो क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है उसकी कुछ सक्सेसेस हैं। सक्सेसेस क्या हैं? इंटरप्रिटेशन ऑफ मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ इन टर्म्स ऑफ मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाज डेवलप्ड लॉन्ग बिफोर द इन्वेंशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स अभी इन्वेंट नहीं हुई थी, लेकिन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़, वो तमाम मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ जो कि इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, वो तमाम मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ विच आर ड्यू टू द मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनके इंटरप्रिटेशन जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स की इन्वेंशन से बहुत पहले ही कर ली गई थी। The utility of classical free electron model is the greatest for properties that depend essentially on the kinetic properties of the conduction electrons। यानी वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो रिलेट करती हैं इलेक्ट्रॉन्स की, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ के साथ, उनको आप ये मॉडल जो है वो इजीली जो है वो एक्सप्लेन कर सकता है। The model was successful in explaining the properties such as electrical and thermal conductivities। अब वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो कि इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से पैदा होती हैं, उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल जिनको सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाया है, वो है इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज़, थर्मोनिक एमिशन, थर्मो इलेक्ट्रिक एंड गल्वेनोमेट्रिक इफ़ेक्ट्स।
ठीक है। ये तमाम इफ़ेक्ट्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स की, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस होते हैं और इनके लिए इनकी इंटरप्रिटेशन इस मॉडल पे इजीली की जा सकती है। ये फर्दर हम इसको हम खुद भी इंटरप्रेट करेंगे। फिर है द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पे देखें कि वो हीट कैपेसिटी जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी हीट कैपेसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। ये दो फैक्टर ऐसे थे जो सबसे पहले हमारी नज़र में आए कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है, क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है वो इन दो इफ़ेक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। और जब हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स आ जाती हैं फार्मूलाज में, जो कि जिनके बारे में हम नहीं जानते कि वो क्यों आई हैं। दीज आर नॉट फेलियर्स ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। एक्चुअली ये फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के फेलियर नहीं है, बट फेलियर्स ऑफ क्लासिकल मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम एनर्जीज़ और वेलोसिटीज़ कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली ये उसका फेलियर है। It was unable to explain even the observed facts that why some solids are conductors and some insulators. उसके अलावा फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल जो है वो सॉलिड्स की ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स के क्यों एक सॉलिड जो है वो कंडक्टर है और क्यों एक इंसुलेटर होता है, हैं तो दोनों ही सॉलिड्स लेकिन एक जो है वो कंडक्टर है, एक इंसुलेटर है, ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी नहीं बता सकती। Actually, the model failed to explain the properties of solids which are determined by their internal structure। यानी वो तमाम प्रॉपर्टीज़, यानी जो प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से रिलेट करती हैं उनको तो ये मॉडल एक्सप्लेन कर लेता है, लेकिन वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, सॉलिड्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हैं और उनके साथ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस उनकी नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, उन तमाम प्रॉपर्टीज़ के बारे में फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल खामोश है। And the property is based on interaction of free electrons with the external sources of energy which may be thermal or magnetic in nature। इसके अलावा वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो रिलेटेड हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल एनर्जी का सोर्स अप्लाई करें सॉलिड पे, जैसे आप एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स क्या हो सकता है, साउंड वेव्स हैं। साउंड अगर किसी साउंड वेव्स जो हैं वो ट्रैवल करें किसी सॉलिड में से, तो वो एक एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स है। इसके अलावा अगर आप आउटसाइड किसी सॉलिड को अगर आप हीट देते हैं तो वो भी एक एक्सटर्नल एनर्जी का सोर्स है। आप मैग्नेटिक फील्ड में किसी सॉलिड को रख देते हैं तो अप्लाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एक एक्सटर्नल एनर्जी का सोर्स है। अब जो एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स है उसके हिसाब से अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह इंटरेक्ट करते हैं उस एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से, और उनकी वजह से जो प्रॉपर्टीज़ हमें नज़र आती हैं सॉलिड की, उनके बारे में फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल जो है वो नहीं बता सकता। This theory is also unable to account for the occurrence of long mean free paths। लॉन्ग मीन फ्री पाथ्स एट लो टेम्परेचर्स। लो टेम्परेचर अगर हम कर दें सॉलिड का तो कुलियन टाइम बहुत बढ़ जाता है और पाथ बहुत बढ़ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम के साथ कलाइड करता है तो उसका जो पाथ है वो बहुत इंक्रीज़ कर जाता है, करीबन 10⁸ से 10⁹ इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के अबाउट उसका मीन फ्री पाथ हो जाता है। यानी इंटर एटॉमिक स्पेसिंग से भी इलेक्ट्रॉन्स का जो कुलियन पाथ है वो इंक्रीज़ कर जाता है। ऐसा क्यों है, ऐसा भी हमें फ्री इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी जो है वो नहीं बता पाती। कुछ चीज़ों को फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल में कुछ चीज़ों की मॉडिफिकेशन की गई और बेटर रिज़ल्ट लिए गए, और वो मॉडिफिकेशन में सबसे पहली अटैम्प्ट जो थी 1927 में पॉली ने अप्लाई की क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, यानी जो बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स थी, यानी क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स थी एनर्जीज़ और वेलोसिटीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, उसे रिप्लेस किया गया किससे, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स से। जब क्वांटम स्टैटिस्टिक्स से बाकी अजम्पशंस वही हैं, लेकिन सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए जब क्वांटम स्टैटिस्टिक्स आप अप्लाई करते हैं तो हम
वीक पैरामैग्नेटिज्म ऑफ अल्कली मेटल्स को एक्सप्लेन कर पाया पॉली इस बेस पे, यानी क्वांटम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करके उसने इससे पहले ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसी भी चीज़ की कैलकुलेट नहीं हो पा रही थी। तो जब क्वांटम पॉली ने क्वांटम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई की तो 1927 में उसने कैलकुलेट की वीक पैरामैग्नेटिज्म इन अल्कली मेटल्स, उसने कैलकुलेट कर पाया वो। The very next year, Sommerfeld published a modified free electron theory by replacing classical statistics of Maxwell-Boltzmann by Fermi-Dirac statistics. समरफेल्ड ने फिर मेन मॉडिफिकेशन इस मॉडल में की, और जिसको मॉडिफिकेशन करने के बाद जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है, जो क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है, उसे हम क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल कह देते हैं। और ये इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट की समरफेल्ड ने। The Sommerfeld free electron theory of metals could be better described as statistical thermodynamic behavior of a gas. इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप किसी गैस के ऊपर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गैस का बिहेवियर देखें और उसके बिहेवियर को आप डिस्क्राइब करें नॉट बाय बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स बल्कि फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स से आप उस गैस का बिहेवियर डिस्क्राइब करें, तो बिल्कुल ये जो समरफेल्ड का फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल था, ये भी वैसा ही समझ सकते हैं हम। समटाइम्स हम फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल को फ्री इलेक्ट्रॉन फर्मी गैस मॉडल भी कह देते हैं, और ये हम किस वजह से कहते हैं? बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन फर्मी गैस वी मीन अ गैस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सब्जेक्ट टू पॉली प्रिंसिपल। यानी अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम गैस कहें और ये ऐसी गैस हो कि जो पॉली के प्रिंसिपल को ओबे करती हो, तो फिर हम इस फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल को फ्री इलेक्ट्रॉन फर्मी गैस मॉडल भी कह देते हैं।